नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। ध्रुव कोचिंग क्लासेस हमेशा आपके साथ आपकी सीएमए जर्नी में हमेशा आपका सपोर्ट सिस्टम आपके हैंड होल्ड किए हुए है। तो आज हम क्यों आपके साथ हैं, जीएसटी के मैराथन हम आपके लिए लेके आए और ये जो मैराथन है ये हम टोटल इंटर के 8 पेपर्स के लिए लेके आने वाले हैं। मैं आपके साथ यहाँ पे कनेक्ट हुई हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेशन के मैराथन के लिए। और ये मैराथन कौन देख सकता है? सीएमए इंटर के स्टूडेंट देख सकते हैं, सीएमए फाइनल के स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि जो सीएमए इंटर का इनडायरेक्ट टैक्सेशन का कंटेंट है वो सीएमए फाइनल में भी एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा सीए इंटर सीए फाइनल के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव सीएस फाइनल के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज अपना जीएसटी। और अगर मैं बात करूं तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीएमए ग्रुप वन में ग्रुप वन मीन्स सीएमए इंटर का जो ग्रुप वन का पेपर नंबर 7 है उसमें 50 मार्क्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स के लिए है और जो 50 मार्क्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए है। और ये जो 50 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्सेस है इसमें जो 40 मार्क्स है दिस इज फॉर जीएसटी एंड जो 10 मार्क्स है दिस इज फॉर कस्टम। तो ये 40 मार्क्स के गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए आज हम ये कंटेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश है 101% इसमें कंटेंट का कवरेज रहेगा। इसके अलावा और आपकी तैयारी अच्छी कैसे हो सकती है? आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है आप इस मैराथन के साथ टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज में अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करिए और 101% अगर आप ये मैराथन लेते हैं, एक बार आपका रिवीजन हो चुका है और अगर आप टेस्ट सीरीज में अपीयर हो रहे हैं तो 101% आपके सीएमए इंटर के पॉजिटिव रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। और इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको पता है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, राइट, फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बना हुआ है। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके हाथ में है? मिस निर्मला सीतारमण के हाथ में है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है दो तरीके के टैक्स हमारे ऊपर एप्लीकेबल करता है, एक तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो डायरेक्ट टैक्स क्या होगा? जब भी किसी टैक्सेशन का इंसिडेंस और बर्डन सेम पर्सन पर होता है तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और बेहतर एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। इसके उलट इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है? जब टैक्स का इंसिडेंस एक पर्सन पर है और बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, है ना। टैक्स का इंसिडेंस एक व्यक्ति पे और बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति पे शिफ्ट किया जा सकता है तो इसे इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं। और ये जहां पे डायरेक्ट टैक्सेशन प्रोग्रेसिव होता है नेचर में, इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिग्रेसिव होता है नेचर में। और बेस्ट एग्जांपल है हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या कस्टम लॉ कह दीजिए, कस्टम ड्यूटी कह दीजिए, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन का एग्जांपल है। ठीक, नाउ अभी अगर हम टैक्स की बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? दैट इज कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ या कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। किसी कानून के तहत की गई पैसे की वसूली को टैक्स कहा जाता है। अभी अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो इंडिया में टैक्सेशन के लिए व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। लेकिन कभी भी जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं देयर आर टू वर्ड्स यूजुअली वी यूज, दैट इज वन इज लेवी एंड सेकंड वन इज कलेक्शन। और सबसे पहले लेवी होगा, उसी के बाद कलेक्शन होगा। मींस जो है लेवी इज फॉलोड बाय द कलेक्शन। सबसे पहले टैक्स का लेविएबल होना वो जरूरी होता है, उसके बाद ही टैक्स कलेक्ट होता है। तो कभी भी कैसे टैक्स लेवी होगा उसके लिए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बना हुआ है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 265 की। क्या है ये आर्टिकल 265? तो सबसे पहले भारत का संविधान ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड अनलेस अथॉरिटी गिवन बाय लॉ। मींस इंडिया में ना तो कोई टैक्स लेवी होगा और ना ही कोई टैक्स कलेक्ट होगा जब तक कि ऐसी अथॉरिटी लॉ के द्वारा ना दे दी जाए। मतलब कानून पावर देगा तभी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी टैक्स लेवी कर सकती है या कलेक्ट कर सकती है। इसी के साथ आर्टिकल 246 ये कहता है कि भारत में किसी भी कानून को इनेक्ट करने की पावर टू इनेक्ट लॉ एंड लेवी ऑफ
टैक्सेस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी लॉ को इनेक्ट करने की पावर और उस लॉ के तहत टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, उस मैनर में जो मैनर शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है। यानी शेड्यूल 7 बहुत क्लियर कट बाइफर्केशन प्रोवाइड करता है कि कौन सी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, कौन सी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। इसीलिए शेड्यूल 7 3 हिस्सों में बटा हुआ है, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट को लिस्ट 1 भी कहा जाता है, जहां पर एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। स्टेट लिस्ट को लिस्ट 2 कहा जाता है, जहां पर एक्सक्लूसिव पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। और कॉन्करेंट लिस्ट को लिस्ट 3 कहा जाता है, जहां एक्सक्लूसिव पावर ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ना स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जबकि जो पावर है वो सेंट्रल एंड स्टेट मिलके, यानी सेंट्रल और स्टेट मिलके कानून बनाते हैं। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट या लिस्ट 3 की एक खास बात यह है कि कॉन्करेंट लिस्ट या लिस्ट 3 में टैक्सेशन लॉज नहीं आते। ठीक, टैक्सेशन लॉज नहीं आते। नाउ अब क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में टैक्सेशन लॉज नहीं आते हैं, ठीक है, इसीलिए अब जब इंडिया में बहुत सारे मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा करते थे और मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारी डेफिशिएंसी हुआ करती थी, कास्केडिंग इफेक्ट होता था, टैक्स ऑन टैक्स होता था, ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं होता था, एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी की अलग अलग कंप्लायंसेस होती थी। इन सब डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ, ताकि पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेशन के सारे सिस्टम को खत्म किया जा सके। अगर मैं जीएसटी इंट्रोडक्शन की बात करूं तो सबसे पहले 2000 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उस समय थे, उन्होंने जीएसटी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और एक कमिटी सेटअप की इंडिया में जीएसटी मॉडल डिजाइन करने के लिए। ठीक है, सन 2000 में सबसे पहली बार जीएसटी के बारे में बात की गई थी और गवर्नमेंट ने बोला था कि हम 2010 से जीएसटी ले आएंगे, लेकिन फिर भी आप देखिए 2010 के बाद 2017 1 जुलाई 2017 से इंडिया में जीएसटी लॉन्च हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, और 8 जुलाई 2017 से जम्मू एंड कश्मीर, अगर ये बात करें तो 8 जुलाई 2017 से होल ऑफ द इंडिया वाज कवर्ड अंडर द जीएसटी लॉ। अब क्योंकि इंडिया में जीएसटी को इंट्रोडक्शन करना था और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो कंसेशंस नहीं दे रही थी, इसीलिए आर्टिकल 246A को इंट्रोड्यूस किया गया। और आर्टिकल 246A को इंट्रोड्यूस करने के लिए 8 सितंबर 2016 को 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया। क्या बोला मैंने? 8 सितंबर 2016 को 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंडिया में लाया गया और 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 246A को इंसर्ट किया गया। अब क्या था ये आर्टिकल 246A? ये जो आर्टिकल 246A था, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया और आर्टिकल 246A के तहत सेंट्रल और स्टेट को कॉन्करेंट पावर दी गई। मतलब इंडिया में ड्यूअल जीएसटी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया गया और भारत के संविधान में 3 बड़े बदलाव किए गए: एडिशन ऑफ पावर्स, डिलीशन ऑफ पावर्स एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ पावर। व्हाट वाज द एडिशन ऑफ पावर्स? एडिशन ऑफ पावर्स ये था कि सेंट्रल और स्टेट दोनों को साथ में पावर दी गई कि दोनों मिलके जीएसटी से रिलेटेड कानून बना सकते हैं और टैक्सेस को लगा सकते हैं। डिलीशन ऑफ पावर, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीएसटी लगाने की पावर होती थी, स्टेट गवर्नमेंट के पास वेट लगाने की पावर होती थी। ये पावर्स को डिलीट कर दिया गया क्योंकि अब अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगा सकती थी। क्लैरिफिकेशन ऑफ पावर दे दिया गया कि अभी भी कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को, ठीक है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और 1 अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। तो अगर हम समराइज बात करें तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने एड ऑन लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को देख लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल 246A ने क्या क्या बात की। तो आर्टिकल 246A ने क्या किया? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया ताकि वो जीएसटी से रिलेटेड कानून बना सकें और दोनों मिलकर जीएसटी इंपोज कर सके। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 246A ने ये बोला कि इंटर स्टेट सप्लाई के केस में, है ना, इंटर स्टेट सप्लाई के केस में एक्सक्लूसिव पावर जो है वो कानून बनाने की किसके पास होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगी। ठीक, क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन जो है वो जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगे। जीएसटी इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर
5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट मींस क्रूड, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लेवी होगा जब से काउंसिल रिकमेंड करेगा और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। ठीक, अब हम ये बात कर लेते हैं कि बोला कि भाई इंटर स्टेट सप्लाई के केस में सेंट्रल के पास एक्सक्लूसिव पावर होगी। इसका मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाएंगे और जीएसटी को लगाएंगे। तो हमारे सामने अगला मुद्दा ये कि भाई क्या मतलब होता है ये इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई में। तो इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में हो। लोकेशन ऑफ सप्लायर का मतलब वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहां पे सप्लायर रजिस्टर्ड होता है, और प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहां पे सप्लाई कंक्लूड मान ली जाती। क्या बोला मैंने? वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहां पर सप्लाई कंक्लूड मान ली जाती, दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी में होंगे तो इसे इंट्रा स्टेट सप्लाई कहा जाएगा, और अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लायर अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरी में होंगे तो इसे इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाएगा। अगर सप्लाई इंट्रा स्टेट है, तो उसके ऊपर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। एसजीएसटी को यूटीएजीएसटी भी रिप्लेस कर सकता है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी में 1:1 का रेशो होगा। मींस अगर सीजीएसटी की रेट 9% है तो एसजीएसटी की रेट भी 9% ही होगी, बजाय इसके जो आईजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेवी एंड कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन हाफ ऑफ द आईजीएसटी डेस्टिनेशन स्टेट को रिइंबर्स कर दिया जाएगा। कारण जो जीएसटी है इट इज अ कंजप्शन बेस्ड टैक्स या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, और जो आईजीएसटी की रेट है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी की रेट मिलाकर होगी। मतलब ये कि अगर सीजीएसटी की रेट 9% है और एसजीएसटी की रेट भी बाय डिफॉल्ट 9% है तो ऑटोमेटिकली आईजीएसटी की रेट 18% होगी। CGST stands for Central Goods and Service Tax, IGST stands for Integrated Goods and Service Tax, SGST stands for State Goods and Service Tax, UTGST stands for Union Territory Goods and Service Tax। ठीक है, और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई हो रही है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ हो रहा है उसे जीएसटी लॉ में इंटर स्टेट सप्लाई कहा गया है या जीरो रेटेड सप्लाई कहा गया है। अगर मैं बात करूं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेवी और कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेवी और कलेक्ट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यूटीजीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेवी एंड कलेक्ट किया जाता है यूनियन टेरिटरी के द्वारा, और आईजीएसटी लेवी और कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। मैंने आपको बोला ये जो रेशो के बारे में हम बात कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जीएसटी जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस या कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, और आधा आईजीएसटी मतलब आईजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी और कलेक्ट करती है, लेकिन जो आधा आईजीएसटी है वो डेस्टिनेशन स्टेट को दे दिया जाता है। मींस जिस स्टेट में सप्लाई कंज्यूम हो रही है या जिस स्टेट में सप्लाई डिस्टाइन हो रही है उस स्टेट को दे दिया जाता है। ठीक, आर्टिकल 279A जो है भारत के संविधान का, आर्टिकल 279A जो है वो भारत के प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट कर सके। और जीएसटी काउंसिल क्या है? ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का फोरम है, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का फोरम है, और 15 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर मैं जीएसटी काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो जीएसटी काउंसिल को हेड करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यानी जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अलावा जितने भी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो भी जीएसटी काउंसिल के मेंबर होंगे, और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनियन मिनिस्टर इन स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस होता है वो भी जीएसटी काउंसिल के मेंबर होंगे। ठीक है, जीएसटी काउंसिल के क्या फंक्शंस हैं, यानी जीएसटी काउंसिल जो है वो रिकमेंडरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है। किन किन मुद्दों पे जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देती है? तो जीएसटी काउंसिल इंडिया में क्या टैक्स रेट्स होनी चाहिए, ठीक है, यानी 0, अभी जो एज ऑन डेट जो टैक्स रेट्स हैं दैट इज 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। जैसे ज्वेलरी के ऊपर 3% की रेट भी होती है। इसके अलावा और क्या टैक्स रेट्स होनी चाहिए ये जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। इसके अलावा कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन और सब्जेक्ट टू जीएसटी, किन के ऊपर एग्जम्पशन मिलनी चाहिए, किन के ऊपर नहीं मिलनी चाहिए, काउंसिल रिकमेंड करेगा।
थ्रेशोल्ड लिमिट, यानी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट है जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड लिमिट। वो थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए रिकमेंडेशन भी जीएसटी काउंसिल देता है। सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम है वो भी जीएसटी काउंसिल ही रिकमेंड करता है। और जीएसटी लेजिस्लेशन, क्या कानून होने चाहिए, मॉडल जीएसटी लॉ क्या होना चाहिए, उसके बारे में भी काउंसिल ही रिकमेंड करता है। तो ये एक ब्रॉड आइटम्स हैं जिनके ऊपर काउंसिल अपनी रिकमेंडेशन देता है, और अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करती है तो फिर प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं। जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जीएसटी काउंसिल के जितने भी हाफ मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनमें से जो आधे मेंबर है दे विल कंस्टिट्यूट अ कोरम, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंडक्ट अ मीटिंग। तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कंडक्ट करने के लिए कोरम चाहिए। कोरम कितने लोगों का बनेगा? आधे मेंबर्स का कोरम बनेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 वोट रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास 2/3 वोट रहते हैं, लेकिन अगर डिसीजन मेकिंग की बात हो तो 3/4 वेटेड वोट से ही डिसीजन हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 और स्टेट गवर्नमेंट के पास 2/3 होते हैं। एमसीक्यू में आ सकता है। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हमारा जीएसटी पोर्टल है, जीएसटी पोर्टल मतलब ये जो हमारा www.gst.gov.in ये हमारा पोर्टल है। इस पोर्टल को, गवर्नमेंट के पोर्टल को मैनेज करने का काम जीएसटीएन करता है। ये जीएसटीएन क्या है? ये एक नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये हमारे इंडिया में जीएसटी का टेक्नोलॉजी बैकबोन है। टेक्नोलॉजी बैकबोन है मतलब पूरे जीएसटी पोर्टल का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट और मेंटेन करने का काम जीएसटीएन करता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क करता है। इसीलिए इसे जीएसटी लॉ का टेक्नोलॉजिकल बैकबोन कहा जाता है। ठीक है, इसका काम है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, एक्सचेंज करना। क्या फंक्शंस हैं जीएसटीएन के? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल प्रोसेस करने का काम, रिटर्न फाइलिंग को सपोर्ट करना, टैक्स पेमेंट के चालान को क्रिएट करना, आईजीएसटी का सेटलमेंट करना, बिजनेस इंटेलिजेंस को जनरेट और एनालिटिकल करना। मींस ऑल स्टैट्यूटरी फंक्शंस आर ऑनलाइन, और सारे स्टैट्यूटरी, चाहे वो रिपोर्ट हो, ऑर्डर हो, रजिस्ट्रेशन हो, नोटिस हो, व्हाटएवर इट इज, किसी रिटर्न फाइलिंग हो, गवर्नमेंट को रिपोर्ट बना के देना हो, एवरी फंक्शन इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉनिकली on IT infrastructure, that is by GSTN। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी वाला टॉपिक था। इसमें दो बात और कि कुछ चीजें हैं जो हाल फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, क्रूड, नेचुरल गैस, टरबाइन फ्यूल। टरबाइन फ्यूल मींस एविएशन टरबाइन फ्यूल। इनके ऊपर जीएसटी लगेगा जब काउंसिल रिकमेंड करेगा और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, कभी नहीं। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये जीएसटी के दायरे में कभी नहीं आता, क्योंकि जो आर्टिकल 366(12)A है वो जीएसटी की डेफिनेशन बताता है, और वो बोलता है कि जीएसटी मीन्स अ टैक्स which is levied on supply of goods or services or both excluding alcoholic liquor for human consumption। यानी भारत के संविधान में जो जीएसटी की परिभाषा दी हुई है उसी के अंदर से अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को बाहर कर दिया गया है। तो जीएसटी के कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे से बाहर ही आ जाता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इसीलिए बोलते हैं उसके ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो जीएसटी लगता है गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई पे। कौन लेवी करता है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके, और किसके द्वारा? टैक्सेबल पर्सन के द्वारा गवर्नमेंट को पे किया जाता है। तो आशा करती हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी के बारे में हमने यहाँ पे बात की, जो आपके स्टडी मटेरियल का फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हमने ये बात की। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो इंस्टीट्यूट का जो स्टैंडर्ड वेटेज है इस टॉपिक के लिए 5 मार्क्स का स्टैंडर्ड वेटेज है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, दैट वुड बी द सप्लाई। टिल देन बाय, टेक केयर।